शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज़ ना आए। अरे ठहरिए, मुशायरा नहीं पढ़ाई ही होगी। दिल का टूटना, या हमारी ज़बान में कहें तो हार्ट फेलियर। आज की हमारी वीडियो इसी शेर पर मुनहसर है। वेलकम बैक टू MBBS Mentor. In this video, we'll discuss about right heart failure. We'll see its diagram, its pathogenesis and clinical features, and we'll relate it clinically. So let's get started. Before diving deep into this topic, let us see the diagram of it. मैं चाहता हूँ कि आप राइट हार्ट फेलियर को समझने से पहले एक दफ़ा राइट हार्ट या कंप्लीट ओवरऑल हार्ट का स्ट्रक्चर देख लें. So this is a representation of the heart with the four chambers: right atrium, right ventricle, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. यहाँ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, राइट हार्ट जो है वो थोड़ा बड़ा है लेफ्ट हार्ट से, असल में होता नहीं है, सिर्फ समझाने की वजह से बनाया हुआ है. सो जस्ट डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. यहाँ पे दिस वन इज कलर्ड बिकॉज इट हैज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दिस वन इज नॉट कलर्ड बिकॉज इट हैज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. नाउ व्हाट आई वांट यू इज टू फोकस ऑन द आउटलेट एंड इनलेट्स ऑफ इट. राइट एट्रियम में दो इनलेट्स हैं, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा. Then is the tricuspid valve, then is the right ventricle. इसके अंदर पल्मोनरी ट्रंक की ओपनिंग है. लेफ्ट एट्रियम के बारे में हम इतने कंसर्न नहीं हैं, लेफ्ट हार्ट के बारे में, बट लेट्स सी दैट ऑल्सो. इसके अंदर 4 पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग्स हैं. देन द बाइकस्पिड वॉल्व्स, देन द लेफ्ट वेंट्रिकल दैट ओपन्स इनटू एओर्टा. सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा. सो ये वाला हार्ट जो है राइट हार्ट, दैट इज मेनली कंसर्न विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सुपीरियर वीना कावा हेड, हमारे अपर बॉडी से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है. यहाँ मैंने एनाटमी की सारी नॉलेज यूज़ नहीं की बिकॉज मेन पर्पस इज टू फोकस ऑन द कंसेप्ट ऑफ द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल. सो बहुत सारी वेन्स और आर्टरीज का जिक्र नहीं है, सिर्फ एक दो जो इंपॉर्टेंट है वो हैं. तो हेड और नेक के जरिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा एक्सटर्नल जगुलर वेन में, वहाँ से सुपीरियर वेना कावा राइट एट्रियम में अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. इन्फीरियर वेना कावा के अंदर ब्लड आएगा बॉडी की बाकी ऑर्गन से और लीवर से. लीवर वाया हेपेटिक वेन ड्रेन्स इनटू इंफीरियर वेना कावा, दैट ड्रेन्स इनटू राइट एट्रियम. राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड वॉल्व के जरिए जाएगा राइट वेंट्रिकल में, वहाँ पल्मोनरी ट्रंक की ओपनिंग है. पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी लीड्स टू लंग्स, जहाँ ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो जाएगा. वहाँ से फिर ये जाएगा 4 पल्मोनरी वेन्स के जरिए लेफ्ट एट्रियम में. लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, वहाँ से फिर बाइकस्पिड वॉल्व के जरिए लेफ्ट वेंट्रिकल में, वहाँ एओर्टा की ओपनिंग होगी एंड एओर्टा देन ट्रांसफर्स देन डिस्ट्रीब्यूट्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल दी बॉडी पार्ट्स. तो ये थी हार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग. ये राइट हार्ट, आई रिपीट, कंप्राइजेज ऑफ राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. तो इसी के फेलियर को हम समझेंगे. मूविंग ऑन टू द कंसेप्ट. So right-sided heart failure is the failure of contraction of the right side of the heart. यानी राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल में कोई प्रॉब्लम होगी कंट्रैक्शन में, उसको राइट हार्ट फेलियर कहेंगे. कोई प्रॉब्लम हुई, फेलियर ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द राइट साइड ऑफ द हार्ट, so heart can't pump its venous return of blood. Venous return, as you can recall from physiology, is the amount of blood returning from the periphery to the right atrium. Simple. इसके 2 सब पार्ट्स होंगे, 2 अलग अलग डिविजन्स हैं, हालांकि दे आर ऑल इंटर रिलेटेड. क्या है? एक तो फॉरवर्ड फेलियर होगा और एक होगा बैकवर्ड फेलियर. हालांकि दोनों इंटर रिलेटेड ही हैं, दोनों साथ ही साथ होते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक यहाँ ऐसे कर दिया गया है. फॉरवर्ड फेलियर में क्या है कि ब्लड जो है आगे नहीं जाएगा. यानी राइट हार्ट से ब्लड आगे कहाँ जाएगा? अभी हमने डायग्राम में देखा कि राइट वेंट्रिकल से आगे जो ब्लड जाएगा उसने जाना है पल्मोनरी ट्रंक में. तो यानी ब्लड जो है वो पल्मोनरी ट्रंक में आगे नहीं जा पा रहा है. जब आगे नहीं जा पाएगा तो क्या होगा? राइट वेंट्रिकल में एक्यूमुलेट हो जाएगा. अब जब एक्यूमुलेट होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, सो इवेंचुअली राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, यानी राइट वेंट्रिकल का साइज भी बढ़ जाएगा. अब यहाँ पे जब साइज बढ़ गया उसका, तो हार्ट भी कोशिश करेगा कि वो जो एक्सेस वॉल्यूम है उसको हटा सके, यानी इट विल ट्राई टू कंट्रैक्ट फास्टर. बट चूंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रहा है, हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो कोशिश तो करेगा बट कोशिश सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी. इट विल लीड टू पैल्पिटेशंस.
एंड दिस वन इज़ ऑल्सो सिमिलर टू लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। इस पे आगे वीडियो आएगी, तब वहाँ तफसील से बात होगी। यहाँ हम क्लिनिकल फीचर्स मैंने बस इंक्लूड कर दिए हैं ताकि कंटिन्यूटी रहे, अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो ये था फॉरवर्ड फेलियर। नाउ कमिंग टू बैकवर्ड फेलियर। बैकवर्ड फेलियर में क्या होगा, यहाँ आगे नहीं जा रहा था, यहाँ पीछे जाएगा, मतलब आगे जाने में प्रॉब्लम थी, यहाँ पीछे जाने में होगा मसला। बैक फ्लो ऑफ ब्लड, यानी राइट एट्रियम से बैक फ्लो ऑफ ब्लड होगा। राइट एट्रियम में किसकी ओपनिंग्स हैं, सुपीरियर वेना कावा की और इन्फीरियर वेना कावा की। तो ब्लड उनके अंदर वापस जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, कंजेशन होगा, फ्लूइड बिल्डअप, फिर वापस जाएगा कहाँ पे, एक्सटर्नल जगुलर वेन में और इंटरनल जगुलर वेन में। उससे क्या होगा, जेवीपी बढ़ जाएगा। मैं एक्सटर्नल जगुलर वेन और इंटरनल जगुलर वेन पे इतना एम्फेसाइज यूँ कर रहा हूँ क्योंकि उससे वहीं पे हम जेवीपी मेजर करते हैं। जेवीपी इज एन इम्पॉर्टेंट, ए वेरी सिग्निफिकेंट साइन ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर। ये होगा और पीछे जाएगा तो हेपाटोमेगाली होगी, कैसे अभी हम देखेंगे। फिर और पीछे जाएगा ब्लड, वापस आ रहा है यानी ऑर्गन्स की तरफ वापस आ रहा है, तो पैरों में इकट्ठा हो जाएगा, एडीमा होगा। तो अब हम देखते हैं द रीजंस, द पैथोजेनेसिस ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर। So there will be majorly 3 conditions. Increase in resistance of blood flow from right ventricle to lungs. राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में जाने में, आगे जाने में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, एक तो ये वजह है। दूसरा ये डिक्रीज इन राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, राइट वेंट्रिकुलर के कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएंगे। या तीसरा कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, वेंट्रिकल्स में डिफेक्ट है। तो ये 3 मेजर कंडीशंस हैं कि जिनकी वजह से होगा। लेट्स सी देम वन बाय वन। इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम राइट वेंट्रिकुलर टू लंग्स, यानी राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ब्लड जाने में प्रॉब्लम है। तो इन तीनों चीज़ों के बीच में क्या क्या आता है, राइट वेंट्रिकल्स की शुरुआत में होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, फिर राइट वेंट्रिकल में फिर माइट्रल वॉल्व्स आ गए, जो सेमीलूनर वॉल्व्स हैं जो कि पल्मोनरी ट्रंक में मौजूद हैं, फिर पल्मोनरी ट्रंक और फिर लंग्स, ये है। तो इन्हीं 4 चीज़ों में से अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो ये वाली कंडीशन अराइज होगी। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है, फिर पल्मोनरी आर्टरी स्टीनोसिस, यानी उसके अंदर जो सेमीलूनर वॉल्व्स हैं पल्मोनरी आर्टरी के अंदर वो स्टिफ हो जाएंगे। फिर माइट्रल स्टीनोसिस भी हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, यानी ट्राइकस्पिड वॉल्व स्टिफ हो जाएंगे, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा। तो इनकी वजह से, इन सब की वजह से पहली वाली कंडीशन अराइज करेगी। नंबर 2 इज राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में डिक्रीज। राइट वेंट्रिकुलर सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बेसिक सी बात है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए किसकी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की, न्यूट्रिशन की। तो राइट वेंट्रिकुलर इन्फाक्शन में नहीं करेगा, इश्कीमिया में जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा, जाहिर है भूखा आदमी कितनी मेहनत करे, वही बात है। अदर इज मायोकार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मायोकार्डियम, इन्फ्लेमेशन होगी, नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब होगा। थर्ड वन इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम जो है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, वहाँ होल होगा। अब होल होगा तो पार्टीशन नहीं रहेगा, राइट वेंट्रिकुलर का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकुलर का ब्लड राइट वेंट्रिकल में, खिचड़ी बन जाएगी, राइट टू लेफ्ट शंट ऑफ ब्लड होगा, मुश्किल। So these were the 3 causes of right ventricular failure. Now coming to important clinical features. इसमें कई सारे लिखे हैं बट मेजर हैं 3: raised JVP, tender hepatomegaly and dependent pitting edema. Let us see them one by one. Raised jugular venous pressure कहाँ मेजर करते हैं, इंटरनल जगुलर वेन में। मैंने अभी बताया था आपको, अभी हमने किया था कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड होगा, यानी राइट वेंट्रिकुलर से बैक फ्लो होगा सुपीरियर वेना कावा में और इन्फीरियर वेना कावा में। तो सुपीरियर वेना कावा से ब्लड जाएगा एक्सटर्नल और इंटरनल जगुलर वेन में, तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। वो चूँकि नेक में सिग्निफिकेंट होती हैं, वहाँ से रेस्ड जेवीपी का पता चल जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन क्या है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में, तो यानी राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा राइट एट्रियम में। नेक्स्ट इज टेंडर हेपाटोमेगाली, इंपॉर्टेंट है, समझने वाली चीज़ है, ध्यान दें। जो लोग पैथोलॉजी से वाकिफ़ हैं, जिन्होंने पढ़ ली है,
वो तो समझ जाएंगे इस टर्म को, विच इज सेंट्री लोब्यूलर हैमरेजिक नेक्रोसिस। जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए मैं आसान किए देता हूँ। लेट अस सी दिस हायरार्की। राइट वेंट्रिकुलर में ब्लड आता है राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम में ब्लड आता है इन्फीरियर वेना कावा से, सुपीरियर वेना कावा से भी आता है बट अभी हम वो नहीं देखेंगे। तो राइट एट्रियम में आया इन्फीरियर वेना कावा से, इन्फीरियर वेना कावा में आता है हेपाटिक वेन से, हेपाटिक वेन में आता है लिवर से, और लिवर के अंदर होते हैं सेंट्रल वेन्यूल्स, छोटे छोटे वेन्यूल्स। अब होगा ये कि इसमें मैंने बताया था बैक फ्लो ऑफ ब्लड होगा, राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ब्लड ज़्यादा जाएगा, फिर इन्फीरियर वेना कावा में, फिर हेपाटिक वेन में, फिर लीवर में, फिर सेंट्रल वेन्यूल्स में। सेंट्रल वेन्यूल्स में जब ब्लड ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, दिल एक्सपैंड, ऑफकोर्स दिल एक्सपैंड, प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, ब्लड ज़्यादा मिलेगा तो उनका साइज बढ़ जाएगा, तो दिल इंक्रीज इन साइज विच विल लीड टू पोर्टल वेन हाइपरटेंशन। And this portal vein hypertension persists for a long time, this might lead to ascites, accumulation of fluid in the abdomen. तो ये वजह थी कि अगर ब्लड की फ्लो ज़्यादा हो जाएगी कहीं पर तो वहाँ पर उसका साइज बढ़ जाएगा, एंड इट विल लीड टू नेक्रोसिस एंड पेन, हेंस टेंडर हेपाटोमेगाली। टेंडर यहाँ जी जिसमें दर्द हो, हेपाटो इज लीवर, मेगाली यानी बढ़ना साइज में। दैट्स इट। डिपेंडेंट पिटिंग एडीमा। डिपेंडेंट पिटिंग एडीमा कैसे होगा? बैक फ्लो ऑफ ब्लड होगा राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से फिर वही इन्फीरियर वेना कावा में, जगलर वेन, बाकी बॉडी की ऑर्गन्स में पीछे पीछे जाता रहेगा। और ब्लड में क्या है, चूंकि इट इज़ विस्कस एंड थिक एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, वो ग्रेविटी ये करती है कि जो भी कोई चीज़ है उसको अर्थ से के पास रहे। तो हमारी बॉडी का सबसे लोवेस्ट जो क्या है, जो ज़मीन से कनेक्टेड है, ज़मीन के ऊपर है, दैट इज़ द लेग्स। तो लोएस्ट पॉइंट पे हमारे ब्लड कलेक्ट हो जाएगा, यानी पैरों में हो जाएगा। उसकी वजह से डिपेंडेंट पिटिंग एडीमा हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा। एंड लास्ट वन इज साइनोसिस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स। इतना सिग्निफिकेंट नहीं है बट समझने वाला है कि चूंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा, फिर साइनोसिस हो जाएगा। Simple. So that was all about right-sided heart failure. Hope you understood the video. In case of any query, you can always tell us in the comment section. That's it for today. See you in the next video.